हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप सभी जानते हो कल जो घोषणा हुई है उसने सबको ही हिला दिया है और सभी शॉक्ड हैं कि ऐसे कैसे एकदम से एग्ज़ाम की डेट आ गई। ठीक है, तो हालांकि सबका मन भी था कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन बात ये भी है एग्ज़ाम की जो डेट आई है वो सच भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि बस तैयारी का एक कदम है पेपर कराने की। जैसे कि अभी सिर्फ सेंटर मांगे गए हैं और आप यूपीपीएससी के एग्ज़ाम जो हैं उस पर सेंटर का प्रॉब्लम कितना चल रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेंटर मिल ही जाए, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप तैयारी ना करें। ठीक है, तो ये बात मैंने बोली क्यों, मैंने इसलिए बोली अब आप घबराएं ना, परेशान ना हो, जैसी भी तैयारी है उसी में तैयारी का समय बढ़ा दें। ठीक है, ये ना ये सोचकर कि अरे पेपर अभी इतनी जल्दी होगा, क्या करें क्या नहीं करें, इसमें समय गंवाने से बेहतर है जैसा भी है आप तैयारी को मतलब अपने स्टार्ट रह गई है जो भी उसे मतलब करें। अब ये ना सोचें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस जितना कर सकते हो उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने जो वीविंग पढ़े थे तो 3 आधारीय बुनाई हमने बताई थी। ठीक है, तो उनमें हमने 2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेटिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सादी बुनाई और हमने बास्केट बुनाई को कंप्लीट कर लिया था, टोइल बुनाई को सॉरी, और आज हम सेटिन बुनाई का यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सेटिन बुनाई क्या होती है स्टार्ट करते हैं। और नए आए हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खास तौर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि नए होंगे, बाई चांस हो सकता है दोबारा आपको लिंक ना मिल पाए। और साथ ही साथ मैं बता दूं ये टेक्सटाइल की जो क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ, इसके अलावा भी चैनल पर बहुत सारे, खास तौर से जो मेरे पुराने प्रैक्टिस सेट हैं, जब मैंने स्टार्ट प्रैक्टिस से ही किया था क्लासेस को, तो वो देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज हैं। वो टॉपिक वाइज है, अगर आपकी तैयारी इनकम्प्लीट भी होगी तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगा लोगे तो आपका काफ़ी हद तक सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें आप कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। जो सेटिन बुनाई होती है क्या होती है, ये तीसरी आधार बुनाई है। ओके, हमने 2 आपको कल ही पढ़ा दी, जिसे सामान्य करके पर बनाया जाता है। मतलब तीसरी ऐसी सामान्य बुनाई है जिसे हम नॉर्मल जो करके होते हैं उन पर बना सकते हैं। साथ ही इस बुनाई में ताने की प्रधानता रहती है। सेटिन में क्या होता है, ताने की प्रधानता रहती है, मतलब ताना प्रधान बुनाई ये होती है। ओके, सेटिन बुनाई वह बुनाई है जिसमें ताने का सूत्र 4 भराव के सूत्रों के ऊपर तैरता हुआ 5वें भराव के सूत्र के साथ ये गूंथा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, 4 ताने के सूत्र जो होते हैं 4 भराव के सूत्रों से जाता है, तो वो एक अलग ही दिखाई देता है। अभी मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगी, क्लियर हो जाएगा। आधारीय संरचना में सेटिन बुनाई टोइल बुनाई के समान ही होती है, किंतु टोइल में 3 या 4 सॉफ्ट बुनाई होती है। सॉफ्ट का मतलब यहाँ पर हॉर्नेस से होता है। अब हॉर्नेस क्या है, करघा क्या है, सटल क्या है, रीड क्या है, तो ये सब अगर आपको पढ़ना है तो आप कताई वाले लेसन से स्टार्ट करिए। ठीक है, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने आपको कल भी बताया था, जो सॉफ्ट शब्द होता है वो हॉर्नेस का ही प्रतिस्थापक है, आप चाहे सॉफ्ट कह लो या फिर हॉर्नेस कह लो। ठीक है, तो जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेटिन बुनाई के समान ही ये होती है, जो आपकी टोइल के समान ही होती है सेटिन बुनाई, किंतु टोइल में 3 या 4 सॉफ्ट बुनाई होती है। मतलब जो टोइल होता है उसमें हम 3 या 4 करके का प्रयोग करते हैं, जबकि सेटिन बुनाई में 5 से लेकर 12 सॉफ्ट, मतलब 5 से लेकर हम 12 करके तक की संरचना निर्मित करती है। अब ये सॉफ्ट शब्द मैंने क्यों डाला है, क्योंकि बुक में ये दिया हुआ है बार बार, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, पता चले आप हॉर्नेस और सॉफ्ट का मतलब ही ना जानते हो। ठीक है, तो 5 से लेकर, मतलब जो सेटिन बुनाई है इसमें कितने हॉर्नेस लगते हैं, 5 से लेकर 12 तक। होती टोइल की तरह है लगभग, लेकिन टोइल बुनाई एक तिरछी डिज़ाइन होती है, लेकिन ये जो होती है इसमें हॉर्नेस कम लगते हैं सेटिन में, और हॉर्नेस कम लगते हैं और साथ ही तिरछी डिजाइन नहीं होती। ये रूप में भी टोइल से भिन्न होती है, क्योंकि सेटिन बुनाई में तिरछी रेखा जो है दृष्टिगत नहीं होती, इसमें क्या करते हैं, जानबूझकर रुकावट डाली जाती है ताकि वस्त्र की सतह चपटी, चिकनी व चमकदार प्राप्त हो सके। मतलब हमने क्या बताया, ये होती जरूर है टोइल के समान, लेकिन क्या है, जैसे टोइल में तिरछी डिजाइन होती है, एक तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया कर दी जाती है जिससे क्या है, वो टोइल की तरह नहीं दिखे, इसका अपना अलग रूप बने, क्योंकि ये अलग बुनाई है। और साटिन जो होता है वो
दो तरीके की बुनाई होती है, एक सैटिन बुनाई होती है, एक साटिन बुनाई होती है, ठीक है। और सैटिन जो होता है कपड़ा भी होता है और सैटिन बुनाई भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर आप जानते हो हम लोग जो पार्टी वेयर जो हमारी साड़ियाँ होती है उसके नीचे हम लोग साटिन का पेटीकोट ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो कपड़ा भी है और उसमें बुनाई भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा करते हैं आप जानते हो, चमकदार कपड़ा होता है साटन का, पेटीकोट शाइन करता है, सतह चपटी चिकनी चमकदार प्राप्त हो सके, ओके। बकाया आपके जितने पार्टी वेयर कपड़े होते हैं उनमें अस्तर भी लगता है साटन का, ओके। बात करते हैं ताना। अच्छा, एक बार मैं आपको सैटिन बुनाई का डायग्राम जरा दिखा देती हूँ जल्दी से, मैंने थोड़ा नीचे डाल दिया था डायग्राम, आई थिंक सैटिन बुनाई का ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या बताया मैंने, 4 ताने जो है एक बाने के नीचे से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कपड़ा बुनता हुआ आ रहा है, आप आराम से देख सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो ताने ज़्यादा होते हैं इसलिए ताने की प्रधानता है, ताना लंबा होता है तो आपको ताना ही दिखेगा, ओके। बाना आपको कितना जरा जरा सा ये दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये 4 को छोड़ते हुए आता है, यहीं से देख लीजिए आप, मतलब एक ये ताना आया, बाना आया है, फिर 1 2 3 4 छूटे, फिर आया है, फिर 1 2 3 4, फिर 5 में, मतलब बाना जो है नीचे कितने हैं, नीचे बाने 4 छूट रहे हैं और तब जाकर ताना दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बाना लंबा, सॉरी ताना लंबा जा रहा है तो ये ताना मुखी कहलाता है। सैटिन बुनाई जो होती है क्या कहते हैं इसको हम, ताना मुखी। और जब इसके उल्टा हो जाए, ये वाली चीज़ इस तरीके से दिखने लगे लंबी लंबी, ठीक है, इस तरीके से दिखने लगे लंबी लंबी, और जरा ये जो है आपका थोड़ा सा दिखने लगे, मतलब जो ताना है वो आपको बाने इस तरीके से दिखने लगे जैसे ये बाना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, बाना मुखी हो जाएगा, जिसे हम साटिन कहेंगे, ओके। मतलब इसके उल्टा कर दोगे तो वो साटिन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास में आगे, ठीक है। तो अब हम दोनों प्रकार की साटिन को पढ़ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तानामुखी जिसे हम सैटिन बुनाई, बार फेस सैटिन भी कहते हैं। जब ताने का सूत्र सतह को ढकता है तब वस्त्र बानामुखी या सैटिन कहलाता है। जैसे अभी हमने दिखाया, ताने ने ढक रखा था, बस छोटा सा छोटू चौकोर खाने दिख रहे थे बाने के, और ताने लंबे लंबे दिख रहे थे, ठीक है। तो क्या था, ताने ने ढका था वस्त्र को, ओके। तो यहाँ पर ताने के धागे की गणना उच्च थी, ज़्यादा थी, तो हम इसको क्या कहेंगे, तानामुखी सूत्र कहेंगे। यहाँ पर तानामुखी कर लीजिएगा, ताना कर लीजिएगा, ठीक है। तानामुखी या सैटिन हम बुनाई कहेंगे इसको। वहीं पे बात करते हैं बानामुखी। जब बानामुखी या सैटिन बुनाई, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फीलिंग फेस एंड वेप्ड फेस साटिन भी, ठीक है। तो जब बाने या भराव का सूत्र सतह पर तैरते हैं तब वस्त्र बानामुखी या साटिन कहलाता है। इसमें वस्त्र भराव, मतलब इस वस्त्र में जो बाना है भराव का सूत्र अधिक होता है। बाने को भराव का सूत्र, तिरछा सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा होता है तो हम इसको बानामुखी कहते हैं, मतलब बाना ज़्यादा दिखेगा ताना कम दिखेगा तो हम बानामुखी कहेंगे, ओके। एक डिफरेंस और भी रख सकते हो अगर आपसे बात हो सैटिन की, ओके। तो सैटिन, अब आई कैसा है, लंबा है, आपको दिख रहा होगा आई लंबा आ रहा है, तो ये क्या है, ताना कैसा होता है, लंबा होता है, तो ताना प्रधान हो जाएगी। और यहीं पे मतलब अगर आप कंफ्यूज होते हो, भूल जाते हो, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और साटिन, तो आप देख रहे हो इसमें डबल ई आ रहा है, तो ये लंबा लंबा इस तरीके से चौड़ा चौड़ा जा रहा है ना, ऐसे ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चौड़ाई में आ रहा है तो इसको हम बानामुखी कहेंगे। तो इतना ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो कि डिफरेंस, जिसमें डबल ई है वो चौड़ा दिख रहा है तो ये बानामुखी हो जाएगा, और जो सैटिन है जिसमें लंबा दिख रहा है तो ये तानामुखी हो जाएगा, ओके। तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं जो तानामुखी सैटिन बुनाई होते हैं उनके वस्त्रों की, कौन कौन से इसके वस्त्र होते हैं। तो कपास व रेयॉन में जो वस्त्र बनते हैं, ठीक है, सूती रेशों से जो वस्त्र बनते हैं, और रेयॉन से, ये भी अर्ध सेलुलोजिक रेशा होता है रेयॉन, तो उसको हम डमस्क, सैटिन, टीकिंग और वेनेशियन कहते हैं, ओके। रिपीट आप खुद कर लिया करिए, 1-2 बार अगर मैं जल्दी में कम पढ़ाऊँ तो आप उस चीज़ को रोक कर वीडियो रिपीट कर लिया करो, ओके। डमस्क, सैटिन, टीकिंग, वेनेशियन। लीलन की बात करें तो लीलन में भी डमस्क बनता है, लेकिन यहाँ पर गृह परिसज्जा हेतु काम किया जाता है खास तौर से, और टेबल क्लॉथ यहाँ पर बनाए जाते हैं लीलन से, ओके। आगे हम बात करते हैं रेशम, रेयॉन, एसीटेट व नायलॉन, जिनको हम फिलामेंट, और ये जहाँ तक ये जो होते हैं ये स्पन होते हैं, छोटे होते हैं, आप जानते हो कपास और लीलन, तो ये छोटे रेशों से बने कपड़े होते हैं जिन्हें हम स्पन यार्न कहते हैं। और रेशम, रेयॉन, एसीटेट व नायलॉन ये फिलामेंट रेशे होते हैं। तो आप इन्हें ये भी कह सकते हो फिलामेंट से कौन कौन से कपड़े बनते हैं साटिन में, तो आप कहोगे ब्रोकेट, दमस्क और सैटिन,
ये भी मतलब बताया ना मैंने, सैटिन बुनाई भी होती है और कपड़ा भी होता है, ठीक है, तो ये बनता है। अब हम बात करते हैं आगे, बानामुखी में थोड़ी सी चीज़ और याद रखिएगा, ताने की बात नहीं कर रहे, बाना है, ठीक है। बानामुखी में एक चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाए रेजिन परिसज्जा का प्रयोग तानामुखी टूल में क्या, सॉरी सैटिन में किया जाता है, बानामुखी सैटिन में, तो आप कहोगे ये किया जाता है बानामुखी सैटिन में, ठीक है। रेजिन परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है, इससे होता है क्या, वस्त्र जो है उसकी चमक व मजबूती में वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए रेजिन परिसज्जा थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा, किसमें करते हैं, बानामुखी में करते हैं। चिकने चमकदार सूती वस्त्रों के बानामुखी साटिन के वस्त्रों का उपयोग ड्रेपरी और ड्रेस हेतु किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो चिकने चमकदार सूत्री वस्त्रों की जो बानामुखी साटिन होती है उससे क्या बनाया जाता है, कौन से वस्त्रों को बनाया जाता है, तो आप कहोगे ड्रेपरी और ड्रेस जो होते हैं बच्चों के उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब इनको बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हमारी आधार बुनाइयाँ जो 3 थी, सादी, ट्विलर और सैटिन, वो फिनिश हो गई हैं। अब हम बात करते हैं फैंसी बुनाइयों के अध्ययन की, ठीक है, क्योंकि हमने 2 प्रकार आपको बुनाई के बताए थे, तो फैंसी बुनाइयों का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम फैंसी बुनाई में पढ़ेंगे डॉबी बुनाई। ओके, डॉबी वीव क्या होती है, ये बुनाई नमूनेदार बुनाई होती है, इसकी डिजाइन सरल सीमित आकार की और सामान्यतः ज्यामितीय आकार की होती है। ये बड़ी चीज़ है, इसमें ध्यान रखिएगा, आकार कैसा होता है, ज्यामितीय। ज्यामितीय आकार जो रेखाओं को जोड़ जोड़ कर डिजाइन बनती है उनको हम कहते हैं, ये क्या ज्यामितीय हो गई, क्योंकि हमने इसमें रेखाओं को जोड़ा है। ओके, डॉबी बुनाई को सादे करघे पर यांत्रिक अटैचमेंट लगाकर बनाया जाता है, मतलब करघा तो सादा होता है लेकिन यांत्रिक यंत्र से चलने वाला अटैचमेंट लगाया जाता है, जिसे डॉबी या केम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए डॉबी अटैचमेंट को क्या कहा जाता है, तो केम या मतलब डॉबी अटैचमेंट कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इसकी डिजाइन छोटे सूत्र व पक्षियों की आँख की और छोटे डायमंड के नमूने के समान होती है। मतलब आपसे पूछा जाए जो डॉबी डिज़ाइन होती है उसकी सबसे प्रचलित फेमस प्राचीन डिज़ाइन कौन सी है, तो ये पक्षियों के आँख की डिज़ाइन या फिर डायमंड शेप, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से ये बनती है। ओके, जो ये क्या करते हैं, तुरंत आँखों पर हमारे प्रभाव उत्पन्न करते हैं, हमारे आँखों को ये आकर्षक लगती है। अगर बात करें कि जो डॉबी है इसमें हॉर्नेस की संख्या कितनी होती है, तो इसमें हॉर्नेस की संख्या 24 से 40 तक रहती है। ओके, कितनी, 24 से 40 तक हॉर्नेस की संख्या यहाँ पर रहती है। डॉबी में हॉर्नेस को संचालित करने के लिए पैक्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं। अब आपसे प्रश्न बने कि पैक्स क्या है, तो ये लकड़ी की पट्टियाँ हैं, किसमें प्रयोग हो रही हैं, डॉबी में जो हॉर्नेस है उसको संचालित करने के लिए लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, आगे अगर अभी हम डॉबी का चित्र भी आपको दिखा देंगे, डॉबी वीव की आगे बात करें तो डॉबी बुनाई के वस्त्र सामान्यतः स्पन सूत्र और मध्यम वजन वाले होते हैं। मतलब स्पन सूत्र आप जानते हैं, छोटे सूत्रों को स्टेपल तंतु कहते हैं, जिनका मापन इंच में होता है, ठीक है। और क्योंकि अब ये स्पन सूत्र छोटे छोटे रेशों से जुड़कर धागा बनेगा तब कपड़ा बनेगा या फिर बुनाई होगी, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और भी है, जो हमने सामान्य करके पे बुना वो क्या था, सीधे ताना बाना लगा के हमने कपड़ा बनाया, लेकिन जो फैंसी बुनाइयाँ होती हैं ये ज़्यादातर ये जो हमने कपड़ा बनाया है इसके ऊपर डिज़ाइन बनती है, जो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फैंसी है, मतलब कपड़ा सामान्य था, अब उस पर एक डिज़ाइन बनाई जा रही है सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग प्रिंट वगैरह करते हैं, तो ये फैंसी डिज़ाइनों का मतलब ये भी होता है कि ये अलग से कपड़े पर डिज़ाइन बनाना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया ये जो स्पन यार्न होते हैं, स्पन यार्न मतलब छोटे यार्न से ये बनता है, तो आप जानते हो छोटे जब रेशों से कोई भी वस्त्र बनता है तो सतह उसकी खुरदरी हो जाती है, क्योंकि जैसे कपास है, छोटा रेशा है, कपास के कपड़े की सतह खुरदरी होती है। ये बात और है कि हम उस पर परिचर्या करके उसको चिकना बना देते हैं, पर जो सादा कपड़ा होता है आपका कपास का, उस पर अगर आप परिचर्या ना दो तो वो खुरदरा होता है। ओके, जिस पर विशिष्ट डिज़ाइन जो है बनाई जाती है, मतलब ये कपड़ा होता है, एक तरीके की सतह होती है, उस पर ये डिज़ाइन बनाई जाती है। ओके, जैसे कि चिड़ियों के आँख वाले वस्त्र, हक्का बैग, ग्रेनाइट वस्त्र, मतलब आपसे पूछा जाए डॉबी बुनाई से कौन कौन से वस्त्र बनते हैं, तो चिड़ियों के आँख वाले वस्त्र, हक्का बैग वस्त्र और ग्रेनाइट वस्त्र इसके बनाए जाते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा, अच्छा डॉबी का पिक्चर जो था वो क्लियर नहीं था इसलिए नहीं डाला है, लेकिन और सभी की पिक्चर लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो जैकार्ड की अगर बात करते हैं, जैकार्ड बुनाई आपको हमने जब करघा पढ़ाया था, आपको याद होगा, जैकार्ड करघा, डॉबी करघा हमने पढ़ाया था, करघे वाली क्लास आप देख सकते हो। तो मैंने वहाँ पर ये बुनाइयाँ नहीं बताई थी, क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि बुनाइयाँ जो थी वो अलग लेसन था उसका, तो हमने वही बुनाइयों में ही बात कर लेंगे। तो ये जो जैकार्ड बुनाई होती है जैकार्ड करघे पर की जाती है, ठीक है, जैकार्ड बीफ जो होती है ये जैकार्ड करघे पर की जाती है। अब आपको ये तो पता ही है, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने इसकी खोज की थी। अच्छा समय बता सकते हो
चलो अभी बता देते हैं, एग्जाम सिर पर है, तुरंत तुरंत चीज़ें क्लियर करते रहे चलें। तो 1801 में जोसेफ मेरी जैकार्ड ने एक करघा बनाया जिसको जैकार्ड करघा नाम दिया गया। ठीक है, जोसेफ मेरी जैकार्ड ने। ओके, कहाँ के निवासी थे ये? फ्रेंचमैन के निवासी थे, याद होगा आपको, अभी जस्ट जल्दी में ही क्लास हुई है 2-3 दिन पहले। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो इस करघे में बिना हॉर्नेस के उपयोग के ताने के एक या अधिक सूत्रों को स्वतंत्र रूप से उठाया जाता है। अभी तक हमने बात की हर जगह किसका प्रयोग हो रहा था? हॉर्नेस का प्रयोग हो रहा था। लेकिन ये क्या है, ये एक कह सकते हैं एक मतलब नया आधुनिक करघा है। इसमें हॉर्नेस का काम जो है हटा दिया गया या कम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसकी जगह हीडल का प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि नॉर्मल करघे में भी हीडल का प्रयोग होता था, लेकिन ये एक मतलब ऐसा यंत्र बनाया गया जिसमें शटल, हॉर्नेस, इनके काम को कम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उत्पादन तेजी से हो सके। क्योंकि शटल से, इन चीज़ों से जब काम होता था बहुत स्लो तरीके से होता था, तो हॉर्नेसों को यहाँ पर हटाकर थोड़ा मतलब स्वतंत्र रूप से ताने को उठाने की कुछ व्यवस्था की गई, जिसमें आप चाहो तो एक ताना भी उठा सकते हो और आप चाहो तो एक से अधिक ताने को भी उठाकर आप बुनाई कर सकते हो। किसी भी बुनाई के लिए हॉर्नेस की संख्या उसकी संरचना को निर्धारित करती है। ठीक है, कोई भी बुनाई आप जानते हो, हॉर्नेस की संख्या जो होती है उसकी संरचना को निर्धारित करती है। नॉर्मल आपने देखा है कि 2 हॉर्नेस तक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सादी बुनाई में 2 हॉर्नेस तक प्रयोग किए जाते हैं। ट्विल बुनाई में 3 या 4 हॉर्नेस भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब 3 या अधिक हॉर्नेस आप प्रयोग कर सकते हो ट्विल बुनाई में। नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैटिन बुनाई में 5 से 12 हॉर्नेस की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो डॉबी के जो विशिष्ट अटैचमेंट होते हैं उसमें 40 तक हॉर्नेस उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों हमने बताया? क्योंकि इसमें बिना हॉर्नेस के भी काम बहुत तेज़ी से हो जाएगा, इसलिए ये बताना जरूरी था। जैकार्ड नमूनों को सर्वप्रथम वर्गाकार कागज पर बनाया जाता है। अगर ये प्रश्न बने तो याद रखिएगा, इसको किस पर? वर्गाकार कागज पर बनाया जाता है। ये बुनाई जो होती है सबसे महंगी बुनाई है। करघे को सेट करने में कई सप्ताह या महीना लग जाते हैं। ठीक है, ये बुनाई जो है सबसे महंगी बुनाई है, और करघा जो है आपका, करघा को सेट करने में कई सप्ताह या महीना लग जाते हैं। किंतु एक बार सेट हो जाने के बाद नमूने को भिन्न भिन्न पदार्थों का पुनर्उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, समय बेशक लगता है, लेकिन अगर एक बार सेट हो जाता है तो कई बार इसका उपयोग किया जा सकता है, और अलग अलग तरीके से भी। अब जैकार्ड बुनाई के वस्त्र कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सजावटी वस्त्र जैसे ब्रोकेड हो गया, दमस्क हो गया, टेपेस्ट्री हो गया, आदि इससे बनाए जाते हैं। सज्जा में टेबल क्लॉथ, ड्रेपरी, अपहोल्स्ट्री के रूप में ये प्रयोग में लाया जाता है। आप जानते हैं ब्रोकेड जिसपे सोने चांदी की कढ़ाई होती है, वो जैकार्ड करघे पर ही बुना जाता है। अब बात करते हैं स्वीवेल बुनाई की। क्या होती है स्वीवेल वीविंग? इसमें सजावटी प्रभाव जैसे बिंदु, डॉट्स, वृत्त, सर्कल या अन्य आकृतियों को वस्त्र की सतह पर पुनः बुनाई द्वारा तब गूंथा जाता है जब करघे पर उसे वस्त्र की संरचना निर्मित होती है। अभी हमने क्या कहा था, आपको बताया था कि ये वाली जो बुनाइयाँ होती हैं, ये कई बार वस्त्र जब बन जाता है, ताना बाना जो धागे होते हैं, ताने बाने, उनसे जब कपड़ा निर्मित हो जाता है तो इसके ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, खास तौर से फैंसी बुनाई का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर वही बात की गई, इसमें सजावटी प्रभाव जैसे बिंदु, डॉट्स, वृत्त, सर्कल, ऐसे जो आकृतियाँ हैं, ये वस्त्र की सतह पर पुनः बुनाई द्वारा तब तक गूंथा जाता है जब करघे पर उसकी वस्त्र की संरचना निर्मित हो जाती है। मतलब पहले वस्त्र की संरचना आपने करघे पर बना ली है, जैसा कपड़ा होता है, ओके, फिर उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, ये डिज़ाइन बना रहे हो, डॉट बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो, आकृतियाँ बना रहे हो। बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत खांसी आ रही है इस समय। मुझे ये लगता है ये मेरा खांसी मुझे शुरू हुई है, ये मेरा सब कुछ कैरियर डुबा के ही छोड़ेगी मुझे। ओके, ऊपर से बैकबोन का दर्द और स्टार्ट हो गया, ये बड़ी समस्या पैदा हो गई। अब तो बैठ भी नहीं सकते ज़्यादा देर। तो अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा, पुनः मतलब जो संरचना होती है उस पर ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ओके, किसमें? हमने स्वीवेल की बात कर रहे हैं। ये मजबूत बुनाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने डिज़ाइन बनाया, फिर उस पर क्या किया, बुनाई की। ओके, फिर हमने क्या किया, उनको काट दिया। ओके, कट डिजाइन लगा दिया, काट दिया। तो काटने से क्या होता है, रोई डाल तो वस्त्र बन जाता है। जो कटी हुई डिजाइन आपने देखी होगी, लेकिन इन्हें क्या होता है, धोने पर खिंच जाती है, या फिर नॉर्मल भी खिंचती रहती है, पर धोते रगड़ते हैं तो कुछ ज़्यादा ही उसके धागे खिंच जाते हैं। क्यों खिंच जाते हैं? क्योंकि इन सूत्रों को काट तो दिया जाता है, ठीक है, बुनने के बाद काट तो ये दिया जाता है, पर इनको अधिक बांधा नहीं जाता।
ओके। जो कटे हुए सिरे व वस्त्र के नीचे की जो सतह होती है खुरदरी रहती है और देखभाल ना करने पर वह क्या होती है, खिंच जाती है। मतलब आपने सही से देखभाल नहीं की, सही से केयर से कपड़े नहीं धुले, तो ये सतह जो है, सतह से धागे निकलने लगते हैं क्योंकि कटी हुई डिज़ाइन होती है और फिर बस ख़राब हो जाता है, इसलिए इसकी मजबूती जो है कम होती है। सुई बेल बुनाई की वस्त्र अगर आपसे पूछा जाए तो हल्के पतले वस्त्र जैसे डॉटेड सुइस, ग्रेनेडेन, टाइड नॉट, सुई सेस, ये वस्त्र सुई बेल बुनाई से बनाए जाते हैं। या फिर बात करें डिज़ाइन वाला सूत्र जो होता है वस्त्र में दोनों ओर समान रहता है। जो डिज़ाइन वाला जो सूत्र होता है तो वो दोनों वस्त्र में क्या होता है, दोनों ओर समान रहता है। अब बात करते हैं लीनो बुनाई या गाज बुनाई की। तो लीनो बुनाई या गाज बुनाई क्या होती है? जो लीनो बुनाई है इसी को गाज बुनाई कहते हैं। लीनो जो है, लीलन शब्द जो है आपका, कहाँ का शब्द है लीलन? ये शब्द जो है आपका लीलन नहीं, यहाँ पर लीनो होगा, ठीक है, क्योंकि लीनो हम बुनाई की बात कर रहे हैं। लीनो जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। और जो फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा था? लीलन से आया है निकल कर, ओके, लीलन से निकल कर आया है। तो ये जो लीलन होता है इसका अर्थ क्या होता है? फ्लैक्स होता है, ओके, फ्लैक्स। तो लीनो का अर्थ हम कहेंगे फ्लैक्स है, ओके। तो यहाँ पर लीनो शब्द फ्रेंच भाषा से आया है, लेकिन फ्रेंच भाषा के किस शब्द से आया है? लीलन शब्द से आया है, ओके, जिसका अर्थ होता है फ्लैक्स, ओके, इतना याद रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर जो लीनो बुनाई होती है इसे गाज बुनाई भी कहते हैं। लीनो बुनाई को ही गाज बुनाई कहते हैं। ये बुनाई सादी बुनाई तथा बास्केट बुनाई के प्रयोग से बनाई जाती है। जैसे सादी बुनाई बनती है उसी तरीके से बनती है, बस इसमें क्या होता है, तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। 2 ताना है तो 1 बाना, इस तरीके से। तो 2 ताने के धागे में से 1 ताने का धागा गुजरता है। इसकी डिजाइन अंग्रेजी के अक्षर 8 के समान होती है, इंपॉर्टेंट है। ये बुनाई जालीदार होती है किंतु मजबूत एवं टिकाऊ होती है। जैसे कि आप जानते हो पट्टियाँ होती हैं जिनसे ड्रेसिंग वगैरह की जाती है, डॉक्टर यूज़ करते हैं, हम लोग भी घर में यूज़ कर लेते हैं चोट पेट में, ठीक है, तो वो पट्टियाँ बनती हैं। इसके हल्के वस्त्र मच्छरदानी बनती है, नेट बनते हैं, पर्दे आदि इससे बनाए जाते हैं, लेकिन ये मजबूत होती है। अगर बात करते हैं रेयॉन, सूती, नायलॉन, डेक्रॉन, ऑलॉन, पॉलिएस्टर आदि में लीनो बुनाई की जाती है। अगर आपसे विशेष तौर पर कपड़े पूछ लिए जाएँ कि किस कपड़े पर आप लीनो बुनाई कर सकते हो, तो आप रेयॉन में भी कर सकते हो, सूती में भी, नायलॉन में भी, डेक्रॉन में भी, ऑलॉन, पॉलिएस्टर, इन सभी में कर सकते हो। बात कर लेते हैं क्रेप बुनाई की। क्रेप वीविंग क्या होती है? क्रेप बुनाई ये फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ झुर्रीदार होता है। इस बुनाई से वस्त्र की सतह खुरदरी तथा झुर्रीदार होती है। ये अत्यधिक ऐंठे हुए धागों से बनाई जाती है, ओके। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? क्रेप बुनाई की बात कर रहे हैं। तो कहाँ का शब्द है हमने बताया? फ्रेंच भाषा का। एक सेकंड में लीनो बुनाई का आपको चित्र दिखा देती हूँ एक बार। देखो ये है आपकी लीनो बुनाई। अभी हमने क्या बताया? 8 के आकार की होती है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको जो सतह दिख रही है कैसी दिख रही है? ये 8 के समान दिख रही है, ओके, 8 के समान आ रही है ना सतह, ये देखो, ओके। तो ये इसे हम लीनो बुनाई कहते हैं। और हमने क्या बताया? 2 ताने से 1 बाना गुजरता है। तो देखो ये 2 ताना, 1 बाना गुजर रहा है, ये 2 ताने, 1 बाना, मतलब यहाँ से मतलब सीधे 2 ताने पर 1 बाना गुजरता है, आप ये देख पा रहे होगे, ओके। तो ये इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं आगे। क्रेप बुनाई की हम लोग बात कर रहे थे, क्या बताया था मैंने? फ्रेंच भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ झुर्रीदार होता है। इस बुनाई से वस्त्र की सतह खुरदरी तथा झुर्रीदार होती है। ये अत्यधिक ऐंठे हुए धागों से बनाई जाती है। आप कभी भी धागा लेना, उसे खूब ऐंठ देना, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा? घुमा घुमा से हो जाएगा, आप उसे झुर्रीदार कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो फ्रेंच शब्द जो है मतलब क्रैप, जो फ्रेंच शब्द है क्रैप कहते हैं फ्रेंच में, उस मतलब उसका अर्थ क्या होता है? झुर्रीदार होता है, ओके। फ्रेंच में अर्थ क्या होता है क्रैप का? झुर्रीदार। इसे ग्रेनाइट बुनाई भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किस बुनाई को ग्रेनाइट बुनाई कहा जाता है, तो क्रैप बुनाई को। इस करघे पर डॉबी अटैचमेंट द्वारा बुना जाता है। ये पूछा जाए कि आपका जो क्रैप कपड़ा डिज़ाइन है, बुनाई है, वो किस करघे पर, तो डॉबी अटैचमेंट पर ये बनाया जाता है। ग्रेनाइट, मोबी वस्त्र, सैंड क्रैप, मॉस क्रैप, ये वस्त्र हैं किसके? आपके क्रेप बुनाई के। ग्रेनाइट, मोमी वस्त्र, सैंड क्रैप, मॉस क्रैप, अगर आपसे पूछा जाए किसके वस्त्र हैं, तो आप कहोगे ये क्रैप बुनाई के वस्त्र हैं, ओके। आपने मैंने अलग अलग कर दिया, 1 2 3 4, इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये 4 वस्त्र मुख्यतः इससे बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हनी कॉम्ब बुनाई की। अभी हम आपको क्रेप बुनाई भी दिखा देंगे हनी कॉम्ब के साथ ही साथ। हनी कॉम्ब बुनाई कौन कौन सी होती है? एक्चुअली बुनाइयाँ मैंने एक साथ नीचे डाल दी हैं,
ये डिज़ाइन मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे आकार के खाने बनाए जाते हैं। जो आपकी हनी कॉम्ब बुनाई होती है, हनी से क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते के समान ये छोटे छोटे आकार की डिज़ाइन या खाने होते हैं। इससे तौलिया चादर बनाए जाते हैं। ये अतिरिक्त अवशोषक वस्त्र होते हैं। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्रैप बुनाई और हनी कॉम्ब बुनाई के चित्र को। ये है आपकी, एक सेकेंड, ये है आपकी हनी कॉम्ब बुनाई। ओके, इसमें छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, ठीक है। छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं खाने, ये छोटे छोटे, चाहे ब्लैक देख लो या वाइट देख लो, छोटे छोटे हैं। ओके, तो इसे मधुमक्खी के छत्ते के समान डिज़ाइन कहा जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कौन सी बुनाई रह गई थी, क्रेप बुनाई। आई थिंक मैंने पिक्चर डाला, हाँ क्रेप बुनाई। ये क्रेप बुनाई है आपकी। ओके, इसे एक बार देख लीजिए। ये झुर्री झुर्रीदार प्रतीत होता है आपको। ओके, झुर्री झुर्रीदार मतलब समझ सकते हैं इसको, इसमें झुर्री झुर्रीदार होता है। अब इस तरीके से ही पिक्चर हमें मिली, तो आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। ओके, बात करते हैं हक्का बैक बुनाई की। ओके, आपको ये याद रखना है, हनी कॉम्ब बुनाई से कपड़े कौन से बनते हैं, तौलिया चादर बनाए जाते हैं जो कि अत्यधिक अवशोषक होते हैं। हक्का बैक बुनाई, देखो अभी बहुत डीपली प्रश्न तो बुनाई से बनते हैं, खूब सारे बनते हैं, लेकिन जैसे बहुत डीपली नहीं बनते। तो जो ताने और बाने वाला कन्फ्यूज़न है, जो मुझे उम्मीद थी, जहाँ पर ताना बाना विशेष तौर पर पूछा जाता है, जैसे जो हमने आधारीय बुनाई 3 बताई थी, तो ताने बाने का प्रयोग ज़्यादातर उसी बुनाई में पूछा जाएगा। जैसे बास्केट बुनाई बताई हमने आपको कल, मतलब सारे हमने बताए थे आपको, प्रकार भी बताए थे, रिब बुनाई बताई थी। तो उनमें क्या है, आपको ताने बाने आप जो इम्पोर्टेंट थे वहाँ हमने ताने बाने डाल दिए हैं। लेकिन जहाँ मुझे लगता है ताने बाने ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, मतलब एकदम से अंदर घुस के किसी में भी उस पर टॉपिक में एकदम अंदर जाकर ताने बाना नहीं पूछेंगे। जो डीपली प्रश्न आएगा वो कहीं ना कहीं ऊपर से ही आएगा। तो स्टार्टिंग में जो भी बुनाई हमने पढ़ाई है उसमें हमने आपको ताना बाना बताया है, लेकिन हर बुनाई में इसलिए नहीं बताया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वही कहीं 2 ताना, कहीं 1 बाना, कहीं 2 बाना, कहीं 1 ताना, कहीं 4 ताने, कहीं 1 बाने। तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये चीज़ मैंने जहाँ मुझे उम्मीद थी मैंने वहीं पर डाली है। ओके, और हर टॉपिक में दिया भी नहीं है ताने बाने के विषय में। ओके, तो जहाँ पर नहीं दिया तो वहाँ पर तो हम वैसे भी नहीं डाल सकते। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैम इस टॉपिक में हमने ताना नहीं बताया कि कितना ताना पड़ेगा कितना बाना। जो इम्पोर्टेंट था मैंने स्टार्टिंग जो आपको बुनाई बताई थी वो सच में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न अगर डीपली जाएगा तो स्टार्टिंग से ही जाएगा, एकदम अंदर घुस के डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ओके, जब ऊपर के सारे प्रश्न बन जाएंगे तब ये लोग अंदर घुसेंगे, तो ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। हक्का बैग जो बुनाई होती है उसकी बात कर लेते हैं। ये बुनाई ताने के धागों से बनाई जाती है। अब ये प्रश्न अलग है, किससे बनाई जाती है, ताने के धागे से हक्का बैग बुनाई बनाई जाती है, जिससे वस्त्र की सतह पर फ्लॉट दिखाई देते हैं। ओके, क्या दिखाई देते हैं, फ्लॉट दिखाई देते हैं। इस बुनाई का प्रयोग पर्दे, तौलिया, लीलन के वस्त्रों पर किया जाता है। ठीक है, हक्का बैग बुनाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पर्दे, तौलिया और लीलन के वस्त्रों पर किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं लेपित बुनाई क्या होती है। इस बुनाई में डिज़ाइन को वस्त्र में सुई द्वारा स्टिच किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए सुई द्वारा किस बुनाई को स्टिच किया जाता है, तो लेपित बुनाई को सुई द्वारा स्टिच किया जाता है, जो कि संरचना में सीधे कोणों पर संचालित होती है। यह बुनाई कुछ कुछ कसीदा के समान होती है। एक बार हम इसका चित्र आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, ये देखिए लेपित बुनाई, ये रही आपकी लेपित बुनाई। आप मैंने क्या कहा, सुई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो आप इस तरीके से जा रहा है, तो आप ये काम सुई से करोगे ना, इस तरीके से। मान लो ये कपड़ा निर्मित है, ओके, कपड़ा है, उसमें क्या है, हमने बीच बीच में और इस तरीके के आपने थोड़े बहुत डिज़ाइन वाले कपड़े देखे भी होंगे। मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा। ओके, तो इस तरीके से ये बनाई जा रही है आपकी। ओके, तो ये क्या है, ये लेपेट बुनाई है। ऐसा लग रहा है लपेट रखा है, तो ऐसे भी समझ सकते हो लेपेट बुनाई। ओके, लिपटी हुई सी लग रही है ना, सांप की तरह लिपटती हुई जा रही है, तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो। ये है लेपित बुनाई आपकी। ओके, बात करते हैं आपकी हनी कॉम्ब भी दिखा दिया मैंने आपको, क्रेप भी दिखा दिया था, लेपित भी दिखा दिया था, लूप और कट की तो अभी बात ही नहीं हुई हम लोगों की, लीनो भी दिखा दिया, हक्का बैक नहीं दिखाया था। अच्छा, हक्का बैक जो बुनाई है वो किसकी तरह दिख रही है आपको, ये बाना मुखी दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि इसमें बाना मोटा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। ओके, ताने से मोटा दिख रहा है बाना।
ओके, तो आप इसको साटिन का उदाहरण भी मान सकते हो, साटिन, क्योंकि साटिन में बाना मोटा होता है, ताना पतला होता है, तो आप हक्का बैग को ही साटिन, इसी यही तो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब आप ऐसे इसको समझ सकते हो, जो हक्का बैग बुनाई होती है उसमें क्या होता है, बाना मोटा होता है, ताना पतला होता है, और सेम चीज़ बाने में भी आएगी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, तो मुझे मालूम है अभी तक एकदम ऐसे प्रश्न हक्का बैग का नहीं पूछेंगे इस तरीके का, लेकिन साटिन और सैटिन का पूछा जाता है, वो पूछा जा सकता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं। ओके, तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है मैं वहाँ पर वही चीज़ कराने की कोशिश कर रही हूँ, और एकदम मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी तो आप नहीं याद कर पाओगे। हर कोई इंसान है, मस्तिष्क का भी एक लेवल होता है। तो यहाँ पर देखो, ताना बाना कैसा है, मोटा है, तो हक्का बैग में क्या होता है, बाना मोटा होता है, ताना पतला होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये से हम बाना मुखी बुनाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हक्का बैग इस तरीके से दिखता है। हक्का बैग मैंने आपको पढ़ा दिया है, तकिया बताया था, तौलिया चादर बनती है वही वाला। ओके, लेपिट बुनाई भी हमने आपको बता दी, सुई द्वारा स्टिच किया जाता है, सुई का ध्यान रखिएगा, लेपिट बुनाई में प्रयोग किया जाता है, और संरचना सीधे कोणों पर संचालित होती है। ये बुनाई कुछ कुछ कसीदा के समान होती है, अभी आपको दिखाया था मैंने। आगे बात करते हैं पाइल बुनाई। पाइल भी क्या होती है, जो पाइल भी होती है रोएदार होती है। ओके, रोएदार होती है, साधारण बुनाई जैसा जैसा होता है, मतलब जो साधारण बुनाई होती है वैसा ही होता है, परंतु ताने वाले धागे पर फंदे छोड़ते हैं। यहाँ पर क्यों छोड़ते हैं, फंदे का मतलब है लूप छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो पाइल बुनाई होती है रोएदार तो होती है, पर साधारण बुनाई की जैसी होती है, परंतु जो ताने वाले जो धागे होते हैं उन पर फंदे छोड़े जाते हैं, मतलब लूप छोड़े जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो पाइल बुनाई होती कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक अनकट पाइल होती है, इसे हम तौलिया कहते हैं। दूसरी कट पाइल होती है, जिसे हम वेलवेट कहते हैं। और तीसरी बोथ साइड पाइल, मतलब दोनों तरफ रोएं दिखाई देते हैं। तो अनकट पाइल का वही होगा जिसमें जो हमने कपड़ा बनाया लेकिन उसको काटा नहीं, काटे नहीं धागे को, तो क्या है, रोए नहीं दिखेंगे। वैसे ही अनकट पाइल रहेगा, धागे धागे से आप देखना, तौलिया आप नहीं उठाना, और उसमें देखना डबल धागे आपको दिखाई देंगे इस तरीके से धागे होते हैं। आप देखना कभी भी तौलिया, मतलब ये तौलिया है तो इस तरीके से इस पर धागे से होंगे, मतलब बंधे हुए होंगे कपड़े से। तो इस तरीके से अब आप इसको अगर यहाँ से कट मार दो यहाँ से, तो ये कटा हुआ हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो जो तौलिया होती है वो अनकट पाइल का उदाहरण है। हालांकि कट पाइल से भी तौलिया बनती है, बहुत सी तौलिया आप देखोगे जिसमें कटे हुए आपको ये मतलब दिखाई देंगे धागे, लेकिन उदाहरण दिया गया है अनकट पाइल में। तौलिया जो होती है अनकट तरीके से बनती है, तो आप इसको याद रखेंगे। वेलवेट जो होता है वो कट पाइल है, वेलवेट में हमेशा कटा हुआ था। वेलवेट का मतलब ये, जो वेलवेट का कपड़ा होता है आपने देखा होगा रोएदार, तो उसमें क्या होता है, बुनाई को काट दिया जाता है। ओके, तो वेलवेट जो है कट पाइल का उदाहरण है। बोथ साइड मतलब दोनों तरफ जो है आपके रोए होते हैं। ओके, तो ये होती है आपकी पाइल बुनाई। अभी इसका भी पिक्चर दिखाएंगे हम आपको, देख लीजिए, अब तो पास में ही है हम लोग। ये देखिए लूप पाइल, जिसमें आपके कटे हुए नहीं होते। ठीक है, ये इस तरीके से आपको कपड़े पे दिखेंगे, और कट ये देखो फुजिया दिख रही है जैसे जैसे दिख रहे हैं, तो ये वेलवेट है आपका, कट पाइल है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं डबल क्लॉथ बुनाई क्या होती है। डबल क्लॉथ बुनाई की बात करें तो ये 2 कपड़ों को एक साथ यहाँ पर बुना जाता है। ठीक है, बस इतना ही। कोई करघा है, उस पर क्या होता है, करघे पर कपड़े के 2 सेट लगा दिए जाते हैं। ओके, करघे पर क्या होता है, कपड़े पर के 2 सेट लगा दिए जाते हैं। अब ये दोनों कपड़े एक साथ बुनाई, मतलब दोनों कपड़ों की बुनाई एक साथ चलेगी, तो उसको हम डबल क्लॉथ भी कहते हैं। तो आज की क्लास मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं की है। ठीक है, सारे आपको उदाहरण भी मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ पर हनीकॉम्ब का भी दिखा दिया, कोई भी नहीं रह गया, सारे दिखा दिए। तो आज की क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, और जो भी जानकारी हो, ये आपकी टोइल बुनाई, हालांकि ये हमने कल की क्लास में करा दिया था। ठीक है, इसलिए इसके विषय में चर्चा नहीं की। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बस तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।